आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी बीमारी अथवा कोई भी रोग क्यों आता है, इसकी जड़ क्या है और हम इसका इलाज प्राकृतिक शैली में रह के कैसे कर सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कोई बीमारी आई और आपने उसके लिए कोई गोली खा ली, कोई पिल खा ली और थोड़े टाइम के लिए तो वो बीमारी ठीक हो गई, पर जब वो बीमारी दोबारा आई तो उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उससे भी ज़्यादा भयंकर रूप में आ गई। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनकी हम पिछले 10-10, 15-15 सालों से गोलियां, दवाइयां खा रहे हैं, परंतु वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और अन्य कई बीमारियां जिनकी हम कोई ना कोई गोली रोज खाते हैं, पर बीमारी तो ठीक होती ही नहीं। तो दोस्तों, एक चीज़ तो निश्चित है कि ये दवाइयाँ, ये गोलियाँ इन बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर नहीं है। ये तो कुछ टाइम के लिए ही सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं, परंतु बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी और अन्य प्रकार की बीमारियों से बहुत ही जल्द, कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में छुटकारा पा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी जीवन शैली को बदल के, ओनली बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? तो आइए इस वीडियो में बने रहिए। पहले हम जानते हैं कि किसी भी बीमारी के आने का कारण क्या होता है। अगर हमने उस कारण को समझ लिया तो हम बीमारी को भी बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। और यदि हम सोचते हैं कि कोई एक पिल लेके या कोई एक टॉनिक लेके या कोई एक विटामिन का सप्लीमेंट लेके हम अपनी बीमारी से बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कोई छू मंतर नहीं, ये लाइफस्टाइल की बात है। अगर हम अपना जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो हम हमेशा के लिए हेल्दी और डिजीज़ फ्री नहीं रह सकते। तो आइए एक सरल उदाहरण लेके समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से परेशान है और वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा है, तो उस गोली से उसका ब्लड प्रेशर तो कम हो रहा है, पर ब्लड प्रेशर बनने का जो कारण है वो ठीक नहीं हो रहा। मान लीजिए आप अपने गार्डन में पाइप से पानी दे रहे हैं। जब आपने पानी का प्रेशर तेज़ करना होता है तो आप पाइप को दबा देते हैं, और जैसे ही आप पाइप को दबाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह हमारी जो नाड़ियां हैं, जिसके अंदर से खून ट्रैवल करता है बॉडी के अंदर, उस नाड़ियों के अंदर दबाव पड़ता है, उस नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज जमा हो जाती है, जिसकी वजह से खून के निकलने के लिए जगह कम रह जाती है। जिस प्रकार पाइप में जब हम दबाते हैं तो पानी के निकलने की जगह कम रह जाती है, इसलिए पानी का प्रेशर पाइप में बढ़ जाता है। और जब हमारी खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज की वजह से जगह कम रह जाती है तो खून का प्रेशर बढ़ जाता है। तो यही है ब्लड प्रेशर। लेकिन जो हम गोली खाते हैं, उस गोली को खाने से ब्लड का प्रेशर तो कम हो जाता है छू मंतर करके, लेकिन वो ब्लॉकेज नहीं खुलती। यानी कि अगर आप वो प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन 25 साल तक भी खाते रहेंगे, तब भी आपका हाइपरटेंशन नेचुरली कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो तो एक मेडिसिन के सहारे एक रेफरेंस रेंज में आ जाएगा, लेकिन उस प्रेशर के बनने का कारण कभी भी ठीक नहीं होगा। और कारण तो ठीक हुआ नहीं, इसके अलावा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे कि ब्लड प्रेशर की एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है ड्यूरेटिक्स, जो बहुत ही सेफ मानी जाती है और ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब भी की जाती है। तो जो लोग ये दवाई खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर छू मंतर करके कम तो हो जाता है, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इम्पोटेंसी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, नोज़िया, वीकनेस, हेड एक्स, डिजीनेस, पैल्पिटेशंस। सो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट आया जैसे कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी हो गई, तो उसके लिए भी कोई ना कोई गोली बनी होगी। तो हम वाइग्रा ले लेते हैं। वाइग्रा लेने से हमारा एरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोटेंसी पे तो फ़र्क पड़ता है, पर उसकी वजह से और साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि वीकनेस, हेडेक और डिजीनेस और इनडाइजेशन। पर कोई बात नहीं,
अगर हेडेक हो गया तो हम पैरासीटामोल ले लेंगे। पैरासीटामोल को खाने से कॉन्स्टिपेशन और एलर्जी हो सकती है। एसिडिटी हो गई तो ज़ेंटैक ले लेंगे, पर इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे। पर कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ ब्लड प्रेशर ठीक करना है। नहीं नहीं, हमें तो इम्पोर्टेंसी ठीक करनी है। अरे नहीं नहीं, हमें तो हेडेक ठीक करना है। नहीं 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 नहीं, हमें तो अपना इंडाइजेशन ठीक करना है। यानी कि हम शुरू हुए एक बीमारी से उसकी गोली खाते खाते और साइड इफेक्ट्स और करते करते पेशेंट भूल जाता है कि पहली बीमारी कौन सी हुई थी जिसके लिए मैंने दवाई खानी शुरू की थी। तो यदि आप इस प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, पर कुछ ही दिन अपना जीवन शैली बदल के नेचुरल लाइफस्टाइल अपना के अगर आप बीमारी की जड़ को खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो किसी भी बीमारी के आने का कारण होता क्या है? According to the experts of naturopathy and Ayurvedic medicine, they say accumulation of waste inside the body is a major cause of any disease. यानी कि शरीर के अंदर विषैली पदार्थों का जमा होना यही बीमारी का सबसे मुख्य कारण है। दोस्तों, हमारे शरीर में 4 डिटॉक्स चैनल हैं, यानी कि 4 ऐसे रास्ते हैं जहां से गंदगी बाहर निकलती है। स्टूल, यूरिन, स्वेट एंड ब्रेथ। तो जब ये 4 डिटॉक्स चैनल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते या इसमें कोई भी रुकावट आ जाती है तो हमारे शरीर में बीमारी आने लगती है। इसी प्रकार हमारी छोटी आंतों के अंदर छोटे छोटे विलाय हैं जो पोषक तत्वों को खाने से अब्जॉर्ब करते हैं। तो जब इस विलाय के ऊपर गंदगी जमा हो जाती है तो हमारा शरीर खाने में से पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब पूरी तरह से नहीं कर पाता और आंतों में गंद जमा होने से कई बारी कब्ज भी हो जाती है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि कब्ज हर बीमारी की जड़ होती है। तो यदि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गए हैं और किडनी में चले गए तो वो किडनी के स्टोन्स बनाएंगे। अगर वो हमारे नर्व्स में चले गए तो वो सिस्ट बनाएंगे। अगर उसने पैनक्रियास पे इफेक्ट किया तो डायबिटीज हो सकती है। अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हुई तो हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज की चांस बढ़ जाएंगी। अगर पेट में इकट्ठे हो गए तो ओबेसिटी हो जाएगी। अगर बालों तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाए तो हेयर फॉल हो जाएगा। सो कारण है एक और बीमारी है अनेक। नाम अलग अलग हैं पर कारण एक ही है। तो अगर हम इस कारण को ठीक कर ले तो हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मुझे बड़ी हैरानी होती है और दुख भी होता है जब लोगों के किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं और वो अपना गॉल ब्लैडर ही निकलवा देते हैं, जिसको हम कुछ ही हफ्तों या महीनों में अपने जीवन शैली बदल के स्टोन्स को अपने आप डिसॉल्व कर सकते थे। उसके बारे में ना पता होने के कारण हम अपनी बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन ही निकलवा देते हैं। तो हमें अपने आप को क्योर करना चाहिए, शरीर से कोई भी अंग अलग नहीं करना चाहिए। और जब हमें पिंपल्स आते हैं, एक्ने होता है, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब क्या है? हमारी स्किन हमें बता रही है कि भाई तेरी बॉडी के अंदर गंदगी जमा हो गई है, इसको साफ कर ले। और हम क्या करते हैं? बाहर से अपने ऊपर क्रीम, सीरम और इस प्रकार के केमिकल्स लगाना शुरू कर देते हैं जो कभी भी हमारी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती। सोचिए, प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन्स के अंदर, प्रॉब्लम है पैनक्रियास के अंदर और हम क्रीम लगा रहे हैं स्किन के ऊपर। तो स्किन पे क्रीम लगाने से पैनक्रियास की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है? हमें तो अपने आप को अंदर से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो वो बाहर भी साफ दिखेगा। What's inside has to glow outside। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने के लिए, सात्विक लाइफस्टाइल को अपने जीवन का भाग बनाने के लिए। और जब आप अपना जीवन शैली बदलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन घटने लगा है। इसी प्रकार आपकी चेहरा साफ होने लगा है, आपका पेट भी अच्छे से साफ होने लगा है, आपके बाल झड़ने बंद हो गए हैं, आपको सिर में चक्कर आने बंद हो गए हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, आप हंसने लगे हैं, खिलखिलाने लगे हैं, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाने लगे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करने लगे हैं और आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप काम करने से नहीं थकते, अब आप सब कुछ कर सकते हैं, अब आप में बहुत हिम्मत है। नाउ यू आर डिजीज फ्री, now you are healthy and now we can do anything that we want to achieve. Now you have the willpower to change your life and others' life around you. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हेल्थ हैक्स,
टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा जिससे आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आप अपनी डायरी और पेन ले लीजिए और उसमें ये नोट करते जाइए। तो पहला टिप ये है कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक वेजिटेबल जूस के साथ करिए, जैसे कि सफ़ेद पेठे का जूस, जैसे कि पालक का जूस, जैसे कि व्हीट ग्रास का जूस। और ये सारे जूस आपने हमेशा फ्रेश लेने हैं, फ्रेश ही कट करना है और फ्रेश ही जूस करके उसको पी लेना है, विदाउट एडिंग एनी सॉल्ट और एनीथिंग एल्स। अगर ये सारी वेजिटेबल्स ना मिले तो इसकी जगह आप गाजर का जूस या और कोई वेजिटेबल का जूस भी ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो नारियल पानी है। तो अगर आपके एरिया में फ्रेश नारियल पानी मिलता है तो ज़रूर अपने डेली रूटीन में 1 ग्लास नारियल पानी तो हमेशा रखिए। बाय टेकिंग देम एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू अलाउ योर बॉडी टू डिटॉक्स योर कोलन। जो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारी आंतें हैं, उसमें जमी हुई गंदगी को ये वेजिटेबल जूस बाहर निकाल देते हैं। तो अगली टिप, तो दिन में हमेशा एक मील तो ऐसा रखें जिसमें केवल और केवल फ्रूट्स हों, आपके पसंद के, जो भी आपको अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ब्लूबेरीज, एप्पल्स, पीयर्स, जो भी आपका फेवरेट फल है उसको खाइए। और कितना खाना है? लगभग 500 to 1000 ग्राम्स नेट क्वांटिटी यानी कि छिलके और उसके सारे पील्स और सीड्स निकालने के बाद जो बचता है वो कम से कम 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक तो होना ही चाहिए। और उसमें नमक वगैरह नहीं ऐड करना, उसको बिल्कुल उसके प्योर फॉर्म में ही खाना है। जितनी वैरायटी होगी उतना अच्छा, उतने ही तरीके के विटामिन्स एंड मिनरल्स, उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स और सबसे महत्वपूर्ण फाइबर, जो एक झाड़ू की तरह हमारे शरीर की गंदगी को साफ करता है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो इसको आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप दिन में ग्रेन मील करेंगे यानी कि रोटी सब्जी, दाल चावल, गेहूं, इसका प्रयोग करेंगे तो हमेशा अपनी रोटी सब्जी खाने से पहले याद रखिए, रोटी सब्जी खाने से पहले 1 प्लेट सलाद ज़रूर खाइए। कम से कम 250 से लेकर 400 ग्राम सलाद तो खाना ही खाना है, जिसमें खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो ये आप डालेंगे तो उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, शुगर को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन लीव्स होंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो नारियल नेचुरल फॉर्म में आप ऐड करेंगे वो आपकी बॉडी को नेचुरल ऑयल्स देगा। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के साथ भी नहीं, सलाद को हमेशा खाना खाने से पहले खाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जो हम सलाद खा रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे लिविंग एंजाइम्स हैं और ये लिविंग एंजाइम्स आपके जो अगले आने वाले खाना है जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी आने वाली है उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि उनको पचाने के लिए हमारी मदद करेंगे। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि हम दिन में कितना पानी पिए। कई लोग पूछते हैं 4 लीटर या 5 लीटर, 8 ग्लास या 10 ग्लास। तो मैं उनको एक सरल सा जवाब देता हूँ कि ना 8 ग्लास, ना 10 ग्लास, ना 4 लीटर, ना 5 लीटर, पानी उतना पीजिए जितनी प्यास लगे। यही रूल ऑफ द थंब है, जितना प्यास उतना पानी। पर हाँ, वाघभट्टी जी द्वारा लिखे गए अष्टांग हृदय ग्रंथ में कुछ पानी पीने के नियम बताए गए हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि खाना खाने के साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 1.5 घंटे तक भी पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने से पहले भी 45 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। यानी कि अगर मैंने अभी पानी पिया है तो मैं 45 मिनट बाद भोजन खाना शुरू करूंगा, और यदि मैं अभी भोजन खा रहा हूं तो उसके साथ मैं पानी नहीं पीऊंगा, और यदि मैंने भोजन अभी समाप्त कर लिया है तो मैं भोजन समाप्ति होने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनमें अगर हम पानी डाल दें तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि उनकी पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो उस पाचन शक्ति को बनाए रखने के लिए, उस जठर की अग्नि को बनाए रखने के लिए
हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी हमेशा 1.5 घंटे के बाद पीना है। और ध्यान रखिए, पानी हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना। पानी को ऐसे ऊपर करके नहीं पीना है। पानी को कभी भी गटागट नहीं पीना है। सिप बाई सिप करके आराम से पानी पीना है। इससे होगा क्या कि हमारा जो सलाइवा है, पानी उसके साथ मिल के अंदर जाएगा, जो हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव पावर को मेंटेन करेगा, जिससे हमारी पाचन क्रिया और बेहतर होगी। तो जब भी प्यास लगे पानी पीजिए, और जब प्यास ना लगे तो पानी मत पीजिए। पर हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। वाघभट्टी जी कहते हैं कि जब सुबह हम सो के उठते हैं तो सोने के बाद ही एक ऐसा टाइम है जब हम पानी बिना प्यास के भी पी सकते हैं। यानी कि अगर आप सुबह 4 बजे उठे तो 4 बजे उठ के बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए, उठते सार ही 2 ग्लास पानी पी सकते हैं। और पानी पीने के तो वही रूल्स हैं कि सामान्य तापमान का या हल्का गर्म पानी पीजिए, सिप बाय सिप, स्लोली एंड स्टेडीली व्हाइल सिटिंग। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 17 वर्स 10 के अनुसार जो भी भोजन अग्नि पर पकाया जाता है उसे पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर समाप्त कर लेना चाहिए। और जो हमारे अंदर ये नई आदत जो चल पड़ी है, सुबह खाना बनाया, उसी को दोपहर में, उसी को रात में, उसी को अगले दिन, उसी को भी परसों तक चला लिया, ये बहुत ही गलत आदत है और इससे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अगली जो टिप मैं देना चाहूँगा वो है फिजिकल एक्टिविटी। हमेशा अपने दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसे रखिए जिसमें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि लाइट जॉगिंग, जैसे कि जंपिंग, स्किपिंग, जिसमें आपका दिल की धड़कन तेज हो, जिसमें आपका हार्ट पंप करे, जिससे आपकी मसल्स तक और ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो हो, सर्कुलेशन इंप्रूव हो, आपका पसीना निकले, क्योंकि पसीना भी एक तरीका है बीमारी को शरीर से बाहर निकालने का। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो सनलाइट के नीचे भी जाना बहुत ज़रूरी है। सुबह और शाम की जो धूप है वो बहुत ही अच्छी है। इससे क्या होगा, जो सनलाइट है वो आपके स्किन पे जब पड़ेगी तो विद इन 15 मिनट्स आपकी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करने लगेगी। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने लगेगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ने लगेगी, आपका थायराइड फंक्शन इंप्रूव होगा और बहुत सारे फायदे हैं। और इसकी कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है, सूर्य की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट वो सूर्य की किरणों को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं छोटी छोटी भूख के बारे में, यानी कि जब बीच में थोड़ी थोड़ी भूख लगे, स्नैक्स खाने का मन करे तो हम क्या खाएं? पिज्ज़ा, पैटीज, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन्स, आइसक्रीम्स? नहीं, याद रखिए इन टाइम पे आपको नारियल पानी पीना चाहिए या फिर स्प्राउट्स खाने चाहिए। तो एक बोल स्प्राउट तो डेली का आप स्नैक में ज़रूर खाइए, क्योंकि स्प्राउट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसी प्रकार मेवा जैसे कि बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, इस प्रकार के जो नट्स हैं इनको भी पानी में भिगो के दिन में कुछ क्वांटिटी में ज़रूर खाइए, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। और हाँ, इनको हमेशा भिगो के ही खाना है। और अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हमको नहीं खाना है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सुन के अच्छा ना लगे, पर आप कोई भी पैक्ड आइटम, कोई भी रिफाइंड आइटम नहीं खा सकते। पिज्ज़ा, पैटीज, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना। इनके अंदर ऐसे ऐसे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स की तो लाइफ बढ़ा देते हैं पर हमारी लाइफ कम कर देते हैं। इसी तरह कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाइए, इससे आपकी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में आपको खुल के बताऊंगा, पर अभी तक के लिए इतना ही समझिए। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स भी जितने कम हो सके उतने कम लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल जो मार्केट में दूध मिल रहा है दरअसल बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो दूध प्योर होए। उन गायों का दूध होए जिनका ध्यान रखा जा रहा हो, जिनको इंजेक्शन ना लगाए जा रहे हो, जिनकी फीड में मिलावट नहीं की जा रही हो, जिनके बच्चों को दूध पहले दिया जा रहा हो, जिनका दूध खत्म होने के बाद जिनको काट के बुच्चड़ खाने में ना भेजा जा रहा हो। तो ऐसा दूध मिलना तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कम मिलता है। तो जितना कम हो सके आप डेयरी प्रोडक्ट्स का उतना कम यूज़ करिए।
और कुछ चीज़ों के लिए तो बिल्कुल ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे कि सफ़ेद चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी, आप गुड़ ले सकते हैं। इसी तरह सफ़ेद नमक नहीं लेना, आप सेंधा नमक ले सकते हैं। इसी प्रकार मैदे की बनी कोई चीज़ नहीं खानी, क्योंकि मैदा जो होता है उसको पचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैदा हमारी आंतों पे चिपक जाता है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बीमारी कर सकता है। And we all know that smoking and drinking is injurious to health, liver and lungs. धूम्रपान और मदिरापान बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम बात करें कि अपना भोजन किन बर्तनों में बनाना है। याद रखिए, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक में खाना बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनका मेटल जो होता है खाने में सीप इन कर जाता है, जो आपके खाने को भी पॉइजनस बना सकता है। तो आप ये बिल्कुल भी यूज़ ना करिए। इसकी जगह बेस्ट ऑप्शन है कि आप मिट्टी के बर्तन या सरब लोहे के बर्तन यूज़ करिए। जो भी लोहे के बर्तन यूज़ करता है उसको आयरन की कमी कभी नहीं होती, अनीमिया कभी नहीं होता, और उसके अंदर हमेशा एक शक्ति, उसके अंदर एक करेज, उसके अंदर ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस बना रहता है। और यदि आप मिट्टी के बर्तन प्रयोग करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत महत्वपूर्ण है और कई बारी कुकिंग करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मिट्टी में जो खाना बनता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और स्वाद भी बहुत होता है। कुछ और नियम मैं आपको बता दूं कि खाना भूख के अनुसार खाइए, इतना ठूस ठूस के ना खाइए कि जगह ही ना बचे। खाना हमेशा भूख लगने पर खाइए और भूख के अनुसार खाइए। हम सोचते हैं ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, परंतु ऐसा है नहीं। न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कि हम वो खाना जो खा रहे हैं उसको पचा कितना पा रहे हैं, उसको अब्जॉर्ब कितना कर पा रहे हैं। तो उतना ही खाइए जितना भूख लग रही है, भूख से ज़्यादा ना खाइए। बहुत ही मसालेदार, बहुत ही तीखा, चटपटा, बहुत ही मीठा ऐसा खाना भी ना खाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नियम, खाना चबा 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 के खाइए। Chew it so much that it becomes liquid in your mouth. रस जैसा बन जाए इतना उसको चबा के खाइए, और इससे आपकी पाचन क्रिया बहुत ही मजबूत रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम। तो अगर आपने इन सबको अपनी डायरी पे नोट कर लिया है और आपने पक्का निश्चय कर लिया है कि मैंने अब इन नियमों को फॉलो करना है, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद आपका वेट कम होने लगेगा, आपकी सिस्ट डिसॉल्व होने लगेंगी, आपके सिर में आने वाले चक्कर दूर होने लगेंगे, आपकी डायबिटीज शुगर कंट्रोल होने लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, आपका पीसीओडी ठीक होने लगेगा, आपके एनर्जी लेवल्स हाई हो जाएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी दिनचर्या में बहुत ही स्फूर्ति आ जाएगी, आप दोस्तों के साथ मिलने लगेंगे, आप खुशहाल जीवन, स्वस्थ जीवन और निरोग जीवन जीने लगेंगे। तो दोस्तों, जिन जिन का मन मान गया है इस लाइफस्टाइल चेंज को करने के लिए, तो एक 21 डे गो सात्विक चैलेंज ले सकते हैं। 21 डे गो सात्विक चैलेंज यानी कि अब से 21 दिन तक आपने इन नियमों के अनुसार अपनी दिनचर्या को निभानी है, और 21 दिन तक जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे साथ शेयर करना है। आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट आता है तो आप हमें बताइए। अगर आपको कुछ भी अच्छा महसूस होता है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई भी सवाल है और इस 21 डे चैलेंज के अंदर कभी भी कोई भी सवाल आता है, तो आप हमारे को ईमेल भी कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। हम उसका जवाब आपको तुरंत से तुरंत देंगे। सो आर यू रेडी फॉर द 21 डे गो सात्विक चैलेंज? Yes, I am ready. So goodbye to the diseases and let's live a happy and healthy life. See you.